जादुई सोने के कड़े का जादू। बहुत समय पहले की बात है। जमुनापुर नामक गांव में आशा अपनी मां सुशीला के साथ रहा करती थी। आशा के पिता की मृत्यु आशा के जन्म से पहले ही हो चुकी थी, इसलिए उसने कभी भी अपने पिता को नहीं देखा था। सुशीला ने अपनी बेटी आशा को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। वे दोनों गांव की ही एक छोर पर बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहकर अपना गुजारा किया करते थे। आशा की मां सुशीला गांव के कुछ घरों में खाना बनाने का काम करके गुजारा करने लायक पैसे कमा लिया करती थी। आमदनी कम होने के कारण सुशीला आशा को गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाया करती थी। जब कभी आशा की स्कूल की छुट्टी हुआ करती थी तो वो भी अपनी माँ के साथ उन घरों में जाया करती थी जहाँ उसकी माँ खाना बनाने का काम किया करती थी। उन बड़े बड़े लोगों के सुंदर सुंदर घरों को देखकर आशा मन ही मन सोचा करती थी, अमीर लोगों के घर कितने बड़े और सुंदर होते हैं। काश हमारा भी घर इतना ही बड़ा और सुंदर होता तो मैं और माँ दोनों बड़े आराम से उस घर में एक अच्छी जिंदगी जिया करते। एक दिन मैं जरूर पढ़ लिख कर कुछ बनूंगी और अपनी माँ के लिए ऐसा ही सुंदर और बड़ा घर बनाऊंगी। आशा की सोच बहुत अच्छी और बड़ी थी। वो अपनी और अपनी माँ की जिंदगी को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करना शुरू कर देती है ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और अपनी माँ को एक आराम की जिंदगी दे सके। लेकिन शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब उसकी माँ एक सेठ के घर में खाना बनाने जा रही होती है, तभी अचानक रास्ते में एक गाड़ी से टकरा जाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना के बाद आशा के सारे सपने जो उसने अपनी माँ और अपने लिए देखे होते हैं वे टूट जाते हैं और वो बिल्कुल अकेली रह जाती है। उसके बाद आशा को अपनी जिंदगी गुजारने के लिए पैसों की जरूरत पड़ने लगती है, इसलिए वो सुबह स्कूल जाती और शाम को दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम किया करती ताकि उसे अपनी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। वो बहुत मेहनत और शिद्दत से अपनी पढ़ाई और काम दोनों संभालने लगती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और धीरे धीरे अब आशा की स्कूल की पढ़ाई भी खत्म हो चुकी होती है। एक दिन जिस घर में आशा खाना बनाने का काम किया करती थी, उनकी बेटी की शादी तय हो जाती है और कुछ ही दिनों में शादी की रस्में शुरू हो जाती है। तो उस घर की मालकिन आशा से कहती है, आशा तुम तो जानती ही हो कि मेरी बेटी रेखा की शादी होने वाली है और कल से शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी, इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए बाकी घरों का काम छोड़कर पूरे दिन के लिए मेरे घर का काम संभाल लो ताकि मैं घर के काम से फ्री होकर शादी की तैयारियां अच्छे तरीके से कर सकूं। ठीक है मालकिन, मैं बाकी घरों में आज ही बोल दूंगी कि कुछ दिनों के लिए मैं उनके घर काम करने नहीं आऊंगी और कल से मैं केवल आपके ही घर का काम किया करूंगी। अगले दिन से आशा बाकी घरों में काम करने की बजाय केवल रेखा के घर का ही काम करना शुरू कर देती है। वो पूरे दिन उन्हीं के घर में रहती और घर का सारा काम बड़ी मेहनत और लगन से किया करती। लेकिन एक दिन जब आशा सारा काम खत्म करके अपने घर जाने लगती है तो देखती है कि घर में अजीब सा हंगामा मचा हुआ था। दरअसल हुआ ये था कि जो सोने के कड़े मालकिन रेखा को शादी में देने के लिए खरीद कर लाई थी वो चोरी हो चुके थे और उनका पूरा परिवार उन कड़ों को ढूंढने में व्यस्त था। और जैसा हमेशा ही होता है कि सबसे पहले चोरी का इल्जाम नौकरों पर ही जाता है, तो वही आशा के साथ भी हुआ। मालकिन सीधा उसी पर इल्जाम लगाने लगती है, यही है चोरनी, जरूर इसी ने हमारी बेटी के सोने के कड़े चुराए होंगे। मुझे तो इस पर ही शक है क्योंकि इसके अलावा और कोई भी दूसरा ऐसा नहीं है जो मेरे घर में चोरी कर सके। मुझे अपने रिश्तेदारों पर पूरा भरोसा है। बोल आशा, तूने मेरी बेटी के कड़े क्यों चुराए? मैंने तेरे ऊपर भरोसा करके तुझे अपने घर का सारा काम सौंप दिया, लेकिन तू मेरे ही घर में चोरी की। नहीं मालकिन, आपको जरूर कोई गलत फहमी हो रही है। मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। कड़े तो क्या, आज तक मैंने किसी के घर से एक सुई तक नहीं चुराई। मैं अपना काम बहुत लगन और ईमानदारी से करती हूँ
और आप तो जानती ही हैं कि मेरी माँ भी हमेशा ईमानदारी से काम किया करती थी और उन्होंने भी मुझे वही सिखाया है। अपनी मरी हुई माँ को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप मुझे वो सोने के कड़े दे दे और आज के बाद कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और अगर तूने मुझे वो सोने के कड़े नहीं दिए तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। लेकिन मालकिन, जब मैंने कड़े लिए ही नहीं तो मैं आपको कहां से ला कर दूं? मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। लगता है ये ऐसे नहीं बोलेगी। तू अभी रुक, मैं तेरा सही इंतजाम करती हूँ। इतना कहकर मालकिन आशा को डंडे से मारने लगती है। लेकिन बहुत मारपीट करने के बाद भी आशा अपनी बात पर अड़ी रहती है कि उसने चोरी नहीं की, तो मालकिन उसे धक्के मारकर अपने घर से निकाल देती है। इतनी बेइज्जती हो जाने की वजह से आशा बहुत दुखी हो जाती है और रोते रोते अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर आशा अपनी मरी हुई माँ की तस्वीर को देखकर रोते हुए बोलने लगती है। माँ, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आप देख रही हो ना कि कैसे मालकिन ने आज मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया और मुझे बहुत मारा पीटा भी। तुम तो जानती हो ना माँ कि मैंने आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया है, फिर भी पता नहीं क्यों ये सब मेरे साथ ही हो रहा है। अपनी बेटी को इस तरह से रोते हुए देखकर आशा की माँ सुशीला की आत्मा अचानक उसके सामने प्रकट हो जाती है और उससे कहती है, बेटी आशा, पहले तो तुम रोना बंद करो। मैं तुम्हें इस तरह रोते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ कि तुमने कोई चोरी नहीं की, लेकिन फिर भी वो सब लोग तुम्हें चोर समझ रहे हैं। बेटी, तुम ये समझ लो कि ये तुम्हारी परीक्षा है और इस परीक्षा में तुम्हें खरा उतरना पड़ेगा। आज तुम्हें खुद को सही साबित करना पड़ेगा। लेकिन माँ, मैं खुद को कैसे सही साबित कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास तो इस बात का कोई सबूत ही नहीं है कि मैंने चोरी नहीं की और चोर कोई और ही है। आशा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें सही साबित करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो जादुई सोने का कड़ा। ये कड़ा बिल्कुल वैसा ही है जैसा मालकिन ने अपनी बेटी रेखा के लिए खरीदा था। तुम्हें बस इतना करना है कि इस कड़े को ले जाकर मालकिन के हाथ में पकड़ा देना है। जैसे ही मालकिन इस कड़े को अपने हाथ में पकड़ेंगी, तुरंत ये कड़ा मालकिन के हाथ में उस असली कड़े को लाकर रख देगा और खुद सांप बनकर उस इंसान के हाथ में लिपट जाएगा जिसने कड़े को चुराया होगा। सुशीला अपनी बेटी आशा को वो जादुई सोने का कड़ा देकर गायब हो जाती है। उसके बाद आशा वो जादुई सोने का कड़ा लेकर वापस मालकिन के घर जाती है और मालकिन के हाथ में वो जादुई सोने का कड़ा रख देती है। जैसे ही मालकिन के हाथ में वो जादुई सोने का कड़ा आता है, तुरंत वो कड़ा खुद गायब होकर उस इंसान के हाथ में सांप बनकर लिपट जाता है जिसने चोरी की होती है और मालकिन के हाथ में असली सोने का कड़ा वापस आ जाता है। ये सारा नजारा किसी के समझ में नहीं आता। फिर आशा सबको असलियत बताती है। मालकिन, दरअसल जो कड़ा मैंने आपको पकड़ाया था वो एक जादुई सोने का कड़ा था जो मुझे मेरी मरी हुई माँ ने खुद को सही साबित करने के लिए दिया था। जैसे ही मैंने आपके हाथ पर वो कड़ा रखा, वो गायब हो गया और सांप बनकर उस इंसान के हाथ में लिपट गया जिसने चोरी की थी। और आपके हाथ में इस वक्त जो कड़ा है वो असली कड़ा है जो आपने अपनी बेटी रेखा के लिए बनवाया था। मालकिन, मैंने कोई चोरी नहीं की थी, मैं सच बोल रही थी। आशा की बात सुनकर मालकिन को अपने करने का अफसोस होता है और उसे पता चलता है कि असलियत में चोर कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद की बहन है। उसके बाद मालकिन आशा से माफी मांगती है और उसे वापस काम पर रख लेती है और अपनी चोर बहन को वहां से धक्के मारकर निकाल देती है। उसके बाद आशा वापस से अपनी जिंदगी हंसी खुशी जीने लगती है और कुछ ही वर्षों में वो बहुत कामयाब हो जाती है और अपना खुद का बड़ा सा कारोबार करके अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है। जादुई मखमल की फ्रॉक और परी का जादू। एक बार की बात है, एक मखमल नाम का गांव था
जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। गांव का नाम मखमल इसलिए था क्योंकि पूरा गांव मखमल की तरह ही था, एकदम अद्भुत, सुंदर और चमकदार। गांव में नदी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो बहुत ही ज्यादा समझदार थी, परंतु उस बूढ़ी औरत की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता था। उस बूढ़ी औरत के दिमाग के आगे गांव में किसी और का दिमाग नहीं था। गांव के सभी लोग बूढ़ी औरत को पागल समझते थे। बूढ़ी औरत को बहुत सारा ज्ञान था। वो बहुत से मरीजों को देखकर ही उनकी बीमारी बता देती थी और उसकी दवाई भी देती थी। इसके साथ साथ बूढ़ी औरत को मौसम का अनुमान भी बहुत जल्दी लग जाता था कि बारिश होगी, तूफान आएगा या सुहाना मौसम रहेगा। परंतु गांव में कोई भी उसकी बात नहीं मानता था। लेकिन जब भी वो बुढ़िया भविष्यवाणी करती थी तो वो सच हो जाता था। ये देखकर गांव वालों को लगता है कि बुढ़िया कोई जादूगरनी है और वो जादू टोना करती है, इसलिए उससे दूर रहना चाहिए। परंतु सच ये नहीं था। उस बुढ़िया को कोई जादू टोना नहीं आता था, परंतु गांव वालों ने उसे एक काला जादू करने के आरोप में गांव से बाहर निकाल दिया और बेचारी बुढ़िया अपना सामान लेकर गांव छोड़कर वहां से निकल जाती है और अब वो जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगती है। जंगल में गांव के सभी लोग अपने पशुओं को चारा खिलाने के लिए आते थे। उसी में से एक थी डिम्पल। डिम्पल अपनी माँ कुसुम और पिता सुरेश के साथ रहती थी और वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। वो जब भी पहाड़ों पर जाती थी तो पहाड़ों से सुंदर सुंदर फूल लेकर आती थी और अपनी माँ को सजाया करती थी। डिम्पल अपने पिता के साथ पशुओं को चराने के लिए जंगल जाती थी। एक दिन डिम्पल अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं बकरियों को चराने के लिए जंगल की ओर पिताजी के साथ जा रही हूँ। आप घर का ध्यान रखना। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, परंतु याद रहे अंधेरा होने से पहले दोनों घर वापस आ जाना। मैं तुम दोनों के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाकर तैयार रखूंगी। इसके बाद डिम्पल अपनी माँ को हाँ में सर हिलाते हुए कहती है और वहाँ से बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। डिम्पल अपने सारे बकरियों को जंगल में खुला छोड़ देती है। बकरियां पूरे जंगल में घूम घूम कर ताजी ताजी हरी हरी घास खाती है। घास खाते खाते शाम हो जाती है। शाम को जब घर लौटने का समय हुआ तो डिम्पल अपने सभी बकरियों को इधर उधर ढूंढने लगती है, परंतु उसे एक बकरी कहीं नहीं मिलती। अरे, इसमें से तो एक बकरी गायब है, जो सबसे छोटी बकरी है। मुझे उसे जल्दी ढूंढना होगा। डिम्पल अपने पिता से बकरी खोने की बात कहती है। तभी उसके पिता कहते हैं कि वो सारी बकरियों को लेकर घर जा रहे हैं। तब तक डिम्पल उस बकरी को ढूंढकर घर ले आए। डिम्पल चारों तरफ अपनी छोटी बकरी को ढूंढती है, परंतु उसे वो बकरी कहीं नहीं मिली। ये देखकर डिम्पल बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है। तभी वो एक पेड़ के नीचे शांति से बैठ जाती है और कहती है, मैं इस तरह हार नहीं मान सकती हूँ। मुझे किसी न किसी तरह से उस छोटी बकरी को ढूंढना होगा। क्यों ना मैं किसी से मदद मांग लूं, परंतु इस घने जंगल में कौन मिलेगा और कौन मेरी मदद करेगा। डिम्पल जंगल में चारों तरफ आवाज लगाती है, परंतु चारों तरफ उसे कोई नहीं मिलता। जंगल में घूमते घूमते वो उस बुढ़िया के पास पहुंच जाती है, जो काफी सालों से उस जंगल में रह रही होती है। वो बुढ़िया की झोपड़ी देखकर वहां पर मदद मांगने के लिए पहुंच जाती है। डिम्पल जाकर दरवाजा खटखटाती है। कोई है? कोई है क्या? कोई मुझे सुन रहा है? मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। कृपया मेरी मदद कीजिए। बुढ़िया ने काफी सालों से किसी की कोई आवाज नहीं सुनी थी, इसलिए जब वो डिम्पल की आवाज सुनती है तो वो बाहर आती है और उसे गुस्से में देखते हुए कहती है, कौन है? लड़की तुम कौन हो? तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा जो इतनी शाम को तुम इस घने जंगल में घूम रही हो? बुढ़िया दरवाजे से निकलती ही डिम्पल पर चिल्लाने लगती है, परंतु वो डिम्पल की नम आंखें देखकर भावुक हो जाती है और फिर प्यार से पूछती है, क्या हुआ बेटी? तुम इस समय इस घने जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? और तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो?
दादी माँ, मेरी मदद कीजिए, मैं अपनी बकरी को ढूंढ रही हूँ, परंतु इस घने जंगल में वो कहीं खो गई है। अगर मैं उसे इस घने जंगल में अकेला छोड़ देती हूँ तो उसे जंगल के जंगली जानवर खा जाएंगे। क्या आप मेरी बकरी ढूंढने में सहायता कर सकती हैं? बुढ़िया डिम्पल की बात सुनकर सोचती है कि डिम्पल कितनी मासूम है। बुढ़िया उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि बुढ़िया के पास कुछ शक्तियाँ थी जिससे वो भविष्य का पता लगा लेती थी। तभी उसे अंदाजा लग जाता है कि डिम्पल की पथरी भागते भागते ऊंची पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गई है, जहां से वो नीचे उतर पा रही है। बुढ़िया डिम्पल के साथ जंगल में आगे की तरफ बढ़ती है। तभी डिम्पल देखती है कि वो बकरी तो पहाड़ की ऊंचाइयों पर है, जहां पर आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता था और ना ही बकरी नीचे आ सकती थी। अब डिम्पल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत की घड़ी में क्या करे। दादी माँ, मेरी मदद कीजिए, मुझे इस बकरी को बचाना है, बताइए ना मैं क्या करूँ? बेटी, मैं अपने ज्ञान के अनुसार तुम्हें यहाँ तक तो ले आई हूँ। इसके आगे मैं नहीं जा सकती। इसके आगे मैं भी नहीं जानती कि कैसे बचाया जा सकता है इसे। डिम्पल वहाँ खड़ी होकर कुछ नहीं कर पाती और वो अपनी बकरी को देखती रहती है। डिम्पल को अपनी बकरी वापस चाहिए थी। ये सोच सोच कर वो रोने लगती है। डिम्पल को रोता हुआ देखकर वहाँ पर एक परी आती है और डिम्पल से उसकी सारी बात पूछती है और डिम्पल परी को सारी बात बता देती है। अच्छा, ऐसी बात है डिम्पल, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मेरे पास बाइक है, मैं जाकर तुम्हारी बकरी को लेकर आती हूँ। तुम अब शांत हो जाओ। इतना कहकर परी अपने जादुई पंखों को फैलाती है और उड़ते उड़ते आसमान में पहुंच जाती है और वो बकरी को अपने हाथ में लेकर वापस डिम्पल के पास पहुंच जाती है। अपनी बकरी को अपने पास देखकर डिम्पल बहुत खुश हो जाती है और परी को धन्यवाद देती है। थैंक यू परी जी, आप बहुत अच्छी हैं। आपने मेरी दोस्त को बचा लिया। अगर आप नहीं होती तो शायद ये मुझे वापस नहीं मिल पाती, इसे जंगली जानवर खा जाते। डिम्पल, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा है कि अगर आज तुम ना होती तो शायद ये बकरी आज जिंदा ना मिलती। ये तुम्हारे साहस और बुद्धि के कारण ही हुआ है जो ये बकरी आज तुम्हारे पास वापस आ गई है। मैं तुम्हारे इस साहस से बहुत खुश हुई और इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये एक जादुई मखमल की फ्रॉक है। इस मखमल की फ्रॉक की मदद से तुम हमेशा दूसरे लोगों की मदद कर सकोगी और तुम्हें जब भी कोई ऐसी चीज की आवश्यकता हो तो तुम इस मखमल की फ्रॉक से मांग सकती हो। थैंक यू परी जी, मैं आपके इस उपहार के लिए आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं हमेशा लोगों की मदद करूँगी और कभी इसका गलत फायदा भी नहीं उठाऊंगी। इसके बाद परी वो जादुई मखमल की फ्रॉक देकर वहाँ से वापस चली जाती है और डिम्पल अपनी बकरी के बच्चे को लेकर वापस अब घर आ जाती है। घर आकर डिम्पल अपने माता पिता को जंगल की पूरी कहानी बताती है और अपना मखमल का फ्रॉक भी दिखाती है और उसके बाद डिम्पल हमेशा उस बकरी की सेवा करती और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करती और जब भी किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता होती तो वो उस मखमल की फ्रॉक की मदद से उनकी मदद करती। इसी तरह अब डिम्पल की पूरी जिंदगी हंसी खुशी से बीतने लगती है।